नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव या सामान्य ज्ञान की बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू किए हैं और इंडियन पॉलिटी का आज 22वें वीडियो है, 22वां टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे है यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्जाम्स केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, सभी एग्जामों में जहाँ पर जीएस पूछा जाता है सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप वन बाय वन करके सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स व क्वेरी रहता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने शुरू कर दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, आज इसका 22 नंबर का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहला हमारा है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का कितने हैं? एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। वो कहाँ पर स्थापित है? आपसे पूछ सकता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थापित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित है। अब आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुई थी। और एक चीज पूछ लेता कि सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस भाग में आता है? ये भाग नंबर 5 का अध्याय है, अध्याय नंबर चौथा, वो हमारा टॉप। ये किस भाग में? भाग 5 में आता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारा न्यायपालिका का भाग है। न्यायपालिका का भाग है। मैंने बताया था कि भाग 5 में क्या है, एक तो है हमारी कार्यपालिका, एक है हमारी न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए, 33 जज होते हैं और प्लस वन एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो टोटल मिला के कितने होने चाहिए? 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अभी जो हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो कौन है? तो चंद्रचूड़ जी हैं, न्याय चंद्रचूड़ मूर्ति जी हैं अभी हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है ये कहाँ से कहाँ तक है? 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। अब हम लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक हमने ब्रीफ में क्वेश्चन छोटा सा टॉपिक है, समझ लिया ब्रीफ में। अब आगे हम क्वेश्चन के साथ साथ सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो मैंने अभी बताया भाग 5 जो है इसमें संघीय न्यायालय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। और इसका अनुच्छेद कितने से कितने हैं? 124 से 147 तक जो भी अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसके संरक्षक कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? भारतीय जो संविधान है इसकी व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? इसका मुख्य अधिकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? देखिए, भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब अंग्रेजों के टाइम में जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम आया था 1773 में, यहाँ इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय। लेकिन जब भारत जब देश आज़ाद हो गया, तब सर्वोच्च न्यायालय हमारा कब स्थापित हुआ था? तब जनवरी 28 जनवरी 1950 को तब इसकी स्थापना हुई थी। वो भी कहाँ पर? दिल्ली। तो आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन जब 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो कहाँ कहाँ पर हुई थी? ये बंगाल में हुई थी, उसके बाद मुंबई में हुई थी, उसके बाद मद्रास, मुंबई, मद्रास, ये 3 जगहों पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल, मुंबई, मद्रास। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम जो 1935 के अधीन इसकी स्थापना भारत का सर्वोच्च न्यायालय की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, अभी सर्वोच्च न्यायालय के मूल रूप से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसका एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसके बाद सात जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, टोटल मिला के 8 सदस्यों की मान्यता प्राप्त है। तो इसमें होगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन गलत है। अभी देखिए वर्तमान में टोटल देखिए, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, और अन्य अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 33। टोटल मिला के 34 न्यायाधीश हैं पूरे पूरे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे होगा 33। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन कौन सी आहार्त होनी चाहिए? आहार्त मतलब कौन सी योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर वो 5 वर्षों तक किसी भी एक या एक से अधिक न्यायालयों में कार्य कर चुका, तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य है। दूसरा है ऑप्शन बी, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तीसरा है, वह एक पारंगत विधेयता हो, वह एक पारंगत विधेयता। तो तीनों बातें हमें सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई भी अगर योग्यता रखता है, तो वो न्यायाधीश बनने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आहार्त होनी चाहिए। और एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, वह भारत का नागरिक भी होना जरूरी है। इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? 124 का जो अनुच्छेद नंबर 124 का 2 जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है,
वो भी कौन करता है? वो भी हमारा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मान लीजिए जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके साथ कोई हादसा या इन्हें पद छोड़ दिया, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, तो वो कौन चुनता है? तो वो कौन चुनेगा? वो राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? तो किससे परामर्श लेते हैं जो अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वर्तमान में, उससे वो परामर्श लेंगे कि उन्हें न्यायाधीश बनाने योग्य है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? कहने का मतलब किस देश की न्याय प्रणाली से ये प्रणाली प्रेरित है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो ये फ्रांस के न्यायालय से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय में, बिल्कुल सही है। दूसरा है उच्च न्यायालय में, बिल्कुल सही है। तीसरा है जनपद एवं सत्र न्यायालय में। तो इनमें से सभी में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो तथार्थ न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति होती है। तो इनकी नियुक्ति होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो अभी मैंने पीछे बात किया, तो 10 वर्षों का उन्हें अनुभव होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। एडवोकेट होने जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए 65 वर्षों की उम्र तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, और जो हमारा उच्च न्यायालय है उसमें 62 वर्ष उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, ये 65 वर्ष इनकी आयु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ये कितने वर्षों तक कार्यरत रह सकता है? तो ये 65 वर्षों तक कार्यरत रह सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 65 वर्ष है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किस प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए कदाचार और असमर्था के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो उपयुक्त दोनों के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्था के प्रमाणित आधारों पर संसद किस किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ये प्रस्ताव कैसे पारित कर सकती है? तो ऑप्शन जो सी है हमारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्राप्त करके द्वारा ये महाभियोग चला सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, मतलब पद से कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ये आदेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो ये किसके विरुद्ध असफल रहा था? तो ये जो न्यायमूर्ति रामास्वामी है इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, लेकिन वह असफल रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसके प्रतिमाह वेतन जो मिलता है ये 2,80,000 रुपये इनको प्रति माह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो अन्य जो न्यायाधीश होते हैं इनको प्रति माह के रूप में कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये इनको मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली है तब उनका काम कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है तब उनका काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। किसकी मृत्यु के बाद? वीवी गिरी जो थे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था हिदायतुल्लाह ने। और एक बार इन्होंने किया था जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तब भी इन्होंने ही हिदायतुल्लाह ने ही राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायिक कामकाज के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और वो भी किस अनुच्छेद से? तो 348 जो अनुच्छेद है इसमें ये लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज है ये अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकती है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था की जांच कर सकती है? तो वो अधीनस्थ न्यायालय की जांच वो कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है? वो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? भारत में जो न्यायपालिका है इसका स्वरूप किस प्रकार है? इसका स्वरूप है एकीकृत, इसका स्वरूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो अगर कोई भी विवाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के टाइम में विवाद उत्पन्न होता है तो वो भारत का उच्चतम न्यायालय
उसका उसके वो करता है, उसकी जांच करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति अगर कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा उससे वो परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 143 जो है हमारा इसमें है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता को पुनरीक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को किस निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन के न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? या यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये इसका अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ही जोड़ा गया और ये सिर्फ भारत और यूएसए में ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं? तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच का जो भी विवाद होगा ये उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये उच्च न्यायालय में भी की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। तो उपयुक्त दोनों में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है और किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद नंबर 32 है, इसके तहत जारी कर सकता है। लेकिन ये जो
उच्चतम न्यायालय है, सॉरी, जो उच्च न्यायालय है वो 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो वही यहाँ पे पूछा, यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है, लेकिन एक ऐसा है वो नहीं कर सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, और प्रतिषेध भी जारी किया जा सकता है, और परमादेश भी, लेकिन निषेधाज्ञा जो है ये जारी नहीं किया जा सकता सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परमादेश जारी किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, किसी सरकारी आदेश को निभाने के लिए, किसी सरकारी अधिकारी जो होगा उसका सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकरण को रद्द नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता है? तो ये अधिकार पृच्छ रीट जो है ये रद्द नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ, लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसमें संविधान का मौलिक लक्षण प्रतिपादित किया गया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब जो राज्य का एक मुकदमा आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? अपीली अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, यह है अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ये अधिकार क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ये जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसकी शक्ति आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी वो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देगा जब वो राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो कौन बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही मानव आयोग जो है बना है, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती जो केस आया था, इसमें इन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। केशवानंद भारती केस कब आया था? ये 1973 में आया था, और इस केस में 13 पीठ की बेंच बनी थी। अभी तक का सबसे बड़ी बेंच जो बनी है वो केशवानंद भारती केस में ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? तो ये केशवानंद भारती वाद केस में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और अभी वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में 50वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे? वो यू ललित जो है ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? मतलब अभी तक कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा है? तो वाई वी चंद्रचूड़ जो है ये 16वें न्यायाधीश थे। इन्होंने ये बहुत ज्यादा टाइम तक रहे थे, क्योंकि 1978 से 1985 तक ये मुख्य न्यायाधीश बने रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन पद पर बना रहा? तो वो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक बने रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और कमल नारायण 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये एच.एम. हिदायतुल्लाह ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। क्यों किया था? क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई उसके बाद उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। इसके लिए इनको राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो ये एन रे के द्वारा ये त्यागा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? तो वो है मूल अधिकारों का संरक्षण करना। जो हमारा मूल अधिकार है इसके संरक्षण में आप उच्च न्यायालय या उच्चतम दोनों न्यायालय में आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया, चारों कथनों को पढ़ करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, उच्च न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। बिल्कुल सही है, 2 तो सही है। 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किए हुए उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 129
प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो यहाँ पे कौन रह सकता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उसको भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PIL जब लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती जो थे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित अगर हो जाएगा तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहेगा उसको हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए, संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है ये भारत की जो संसद है इनके पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? भारत में ऐसे कौन से संवैधानिक पद है अभी तक कोई महिला नहीं रही है? तो वो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर अभी तक कोई महिला नहीं रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो जो आयु है वो है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का वेतन होता है ये किससे आहरित होता है? ये होता है संचित निधि से इनका वेतन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार का क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों कथनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना। पहला है हमारा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज क्षेत्र के बीच का विवाद, बिल्कुल सही, संघ राज क्षेत्र के बीच का विवाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और चौथा है 2 या 2 अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद होगा ये कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय। 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।